इस वीडियो लेक्चर में हम यूजीसी नेट जून 2024 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लास्ट 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी पेपर के 75 क्वेश्चंस को मैंने आपको वीडियो 10, 11 और 12 के माध्यम से पहले ही उपलब्ध करा दिया है। इन वीडियोस को आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जिसका नाम है यूजीसी नेट ज्योग्राफी जून 2024 एग्ज़ाम में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के सभी 25 क्वेश्चंस अपकमिंग यूजीसी नेट एग्ज़ाम और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ मेंटल मैप वाज मोर क्लोजली एसोसिएटेड विद। मानसिक मानचित्र मेंटल मैप की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे अधिक घनिष्ठ रूप से संबद्ध है? देखिए, बिहेवियरल ज्योग्राफी या व्यवहार परक भूगोल का उद्देश्य यह समझना है कि मानव के स्थानिक व्यवहार या स्पेशियल बिहेवियर के पीछे कौन कौन सी साइकोलॉजिकल प्रोसेस काम करती हैं। यह अध्ययन करता है कि लोग अपने भौतिक परिवेश को कैसे देखते हैं, कैसे याद रखते हैं और उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और इसी कारण मानव के मन में मेंटल मैप्स का निर्माण हो जाता है। मेंटल मैप किसी फिजिकल स्पेस का संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन होता है। मेंटल मैप वाज मोर क्लोजली एसोसिएटेड विद बिहेवियरल ज्योग्राफी। इस आधार पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बिहेवियरल ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ जियोमॉर्फिक प्रोसेस दिए हुए हैं, वहीं लिस्ट 2 में उनसे बनने वाले लैंडफॉर्म्स दिए हुए हैं। दोनों ही लिस्ट का मिलान करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। फ्लूवियल प्रोसेस से बनने वाले लैंडफॉर्म का नाम है स्ट्रक्चरल बेंचेस या संरचनात्मक सोपान। सी वेव्स या समुद्री तरंगों से बनने वाले लैंडफॉर्म का नाम है टोम्बोलो। फ्लूवियो ग्लेशियल प्रोसेस या जलीय हिमानी प्रक्रम के द्वारा बनने वाले लैंडफॉर्म का नाम है आउटवाश प्लेन। पेरीग्लेशियल प्रोसेस या परिहिमनदीय प्रक्रम के द्वारा बनने वाले लैंडफॉर्म का नाम है पिंगो। इस प्रकार लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से सही मिलान करते हुए यदि सही ऑप्शन का चयन किया जाए तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following University of United States around 1950 was not among the selected centers with a well-defined theoretical focus in geography as a science of spatial analysis? निम्नांकित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा विश्वविद्यालय वर्ष 1950 के आसपास स्थानिक विश्लेषण विज्ञान के रूप में भूगोल के सुपरिभाषित सैद्धांतिक पक्षों पर बल देने वाले चयनित केंद्रों में सम्मिलित नहीं था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। यदि आप ज्योग्राफिकल थॉट या भौगोलिक चिंतन की किसी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ते हैं तो यह क्वेश्चन या यह स्टेटमेंट वहां आपको अवश्य मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। भारत के निम्नलिखित अधिनियमों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस क्वेश्चन में पर्यावरण से संबंधित 4 एक्ट दिए हुए हैं और इन एक्ट्स को इनके निर्माण के वर्ष के आधार पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या कालक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले जिस एक्ट को लागू किया गया वह है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। इसको 1981 में लागू किया गया। इसके बाद एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 में लागू किया गया। इसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट को 2002 में लागू किया गया और सबसे बाद में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट को लागू किया गया 2010 में। यदि इन चारों अधिनियमों को इनको लागू किए जाने वाले वर्ष के आधार पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया जाए तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। सही कथनों की पहचान करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द टर्म एथनोसेंट्रिज्म वाज कॉइन्ड बाय विलियम ग्राहम समर।
प्रजाति केंद्रिकवाद शब्दावली को विलियम ग्राहम समर द्वारा निरूपित किया गया था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विलियम ग्राहम समर ने 1960 में एक बुक लिखी। इस बुक का नाम था फोकवेज, FOLKWAYS, फोकवेज। इस बुक में इन्होंने एथनोसेंट्रिज्म नाम का एक शब्द दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ब्लाश स्टेटेड द कल्चरल लैंडस्केप इज फैशन्ड फ्रॉम द नेचुरल लैंडस्केप बाय अ कल्चरल ग्रुप। कल्चर इज द एजेंट, द नेचुरल एरिया इज द मीडियम, द कल्चरल लैंडस्केप इज द रिजल्ट। ब्लाश ने कहा था, सांस्कृतिक परिदृश्य सांस्कृतिक समूह द्वारा प्राकृतिक परिदृश्य से निर्मित होता है। संस्कृति कारक है, प्राकृतिक क्षेत्र माध्यम है, सांस्कृतिक परिदृश्य परिणाम है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यह स्टेटमेंट ब्लाश का नहीं है, यह स्टेटमेंट है कार्ल ओ सौर का, CARL, कार्ल OSAUR, कार्ल ओ सौर का। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन इंडिया टू एड्रेस सोशल एक्सक्लूजन द ट्राइबल सोसाइटीज assimilation was focused instead of isolation and integration। भारत में जनजातीय समाजों की सामाजिक अपवर्जकता के निवारण के लिए पृथकता तथा एकीकरण के बजाय आत्मसातकरण पर बल दिया गया। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हांसन एंड मैकडॉवेल exposed inequalities in gender relations that also underpin cultures, societies and spaces। हैंसन तथा मैकडोवेल ने लैंगिक संबंधों में असमानताओं को उजागर किया जो संस्कृति, समाज तथा स्थानों को आधार प्रदान करते हैं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सुसान हानसेन USA की जोग्राफर हैं और लिंडा मैकडॉवेल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। इन दोनों ही लोगों ने ज्योग्राफी में फेमिनिज्म पर कार्य किया है। इस तरह इस क्वेश्चन में दिए हुए 4 स्टेटमेंट्स में से स्टेटमेंट A और स्टेटमेंट D बिल्कुल सही है और इस आधार पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंक साइज रूल इन इंडिया अपीयर्स टू होल्ड गुड इन स्टेट ऑफ। भारत में कोटि आकार नियम निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होता प्रतीत होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन द फॉलोइंग सिटीज लाइज इन द मोस्ट सिस्मिक सेंसिटिव जोन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली, जो कि जोन 4 में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग लैंड यूज फ्रॉम CBD टू पेरीफेरी एज प्रपोज्ड बाय बर्गेस। बर्गेस द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित भूमि उपयोगों को CBD से परिधि तक व्यवस्थित कीजिए। EM बर्गेस ने 1925 में एक अर्बन लैंड यूज मॉडल दिया जिसका नाम है कंसेंट्रिक जोन मॉडल। यह मॉडल उनके USA में स्थित शिकागो शहर के अध्ययन पर आधारित है। उन्होंने अपने मॉडल में किसी सिटी को कई सारे कंसेंट्रिक जोन्स में बांटा है। शहर के बीचों बीच CBD की स्थिति है जिसको उन्होंने जोन 1 के अंतर्गत रखा। इसके बाहर जोन 2 में फैक्ट्री जोन की स्थिति है और उसके बाहर जोन 3 में ट्रांजिशन जोन की स्थिति है। जोन 4 वर्किंग क्लास जोन है, जोन 5 रेजिडेंशियल जोन है और जोन 6 कम्यूटर जोन है। यदि इस क्वेश्चन को देखें तो CBD से पेरीफेरी की तरफ सबसे अंदर स्थित जो जोन है वह है फैक्ट्री जोन। उसके बाहर की तरफ जो जोन स्थित है वह है जोन ऑफ ट्रांजिशन। उसके बाहर वर्किंग क्लास का जोन है और सबसे बाहर पेरीफेरी की तरफ कम्यूटर जोन की स्थिति है। इस तरह यदि इन जोन्स को CBD से पेरीफेरी की तरफ व्यवस्थित किया जाए तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ पेपर इंडस्ट्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ।
निम्नलिखित कागज उद्योग केंद्रों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यदि इन चारों पेपर इंडस्ट्री सेंटर्स को देखा जाए तो सबसे उत्तर में नैनी का स्थान आता है, जो कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास स्थित है। इसके दक्षिण में महाराष्ट्र में स्थित नांदेड़ का स्थान आता है और उसके दक्षिण में आंध्र प्रदेश में स्थित कुर्नूल का स्थान आता है और सबसे दक्षिण में केरल में स्थित पुनालुर का स्थान है। इस तरह यदि इन चारों शहरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में ह्यूमिडिटी के प्रकार दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में दिया हुआ है कि उनको किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है या अभिव्यक्त किया जाता है। दोनों ही लिस्ट का मिलान करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले दिया हुआ है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या निरपेक्ष आर्द्रता। वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा को एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसको ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से निरूपित किया जाता है। दूसरा है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या विशिष्ट आर्द्रता। वायु के प्रति इकाई भार में जल वाष्प का भार ही स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या विशिष्ट आर्द्रता होती है। इसको ग्राम प्रति किलोग्राम से निरूपित किया जाता है। तीसरा है मिक्सिंग रेशियो। यह है वाटर वेपर के द्रव्यमान और शुष्क हवा के द्रव्यमान का अनुपात होता है। सबसे अंत में दिया है रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्षिक आर्द्रता। किसी निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली हवा की आर्द्रता सामर्थ्य तथा निरपेक्ष आर्द्रता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाता है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसको प्रतिशत से निरूपित किया जाता है। इस तरह यदि दोनों ही लिस्ट का मिलान किया जाए तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सिटीज इन डिसेंडिंग लेंथ ऑफ डे लाइट इन समर सीजन। निम्नलिखित शहरों को ग्रीष्म ऋतु में देवालोक की अवधि के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस क्वेश्चन में 4 शहर दिए हुए हैं। यह चारों के चारों शहर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि समर सीजन में इन शहरों में जो दिन की अवधि होगी उसके आधार पर इन शहरों को घटते हुए क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। यह सर्किल अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लैक कलर से यह इक्वेटर की लाइन है, दूसरी ब्लैक कलर की लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और तीसरी ब्लैक कलर की लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को रिप्रेजेंट करती है। यह इंक्लाइंड लाइन अर्थ के रोटेशनल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है और यह जो वर्टिकल ब्लू कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है यह है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन वह इमेजिनरी लाइन होती है जो दिन को रात से या अंधेरे को उजाले से पृथक करती है, अलग अलग करती है। इस सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन के जिस तरफ सन की स्थिति होती है वहाँ पर तो दिन होता है, अपोजिट डायरेक्शन में नाइट होती है। इन चारों ही शहरों की सापेक्षिक स्थिति को इस डायग्राम में दिखाया गया है। हमको पता है चेन्नई इक्वेटर के सबसे करीब है, चेन्नई के ऊपर ढाका की स्थिति है, सबसे ऊपर मॉस्को की स्थिति है, मॉस्को और ढाका के बीच में संघाई की स्थिति है। यह जो रेड कलर की आपको 4 लाइनें दिखाई दे रही हैं यह चारों लाइनें इन शहरों से गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं हैं। इक्विनॉक्स के समय जब सन की रेज इक्वेटर पर वर्टिकल पड़ती हैं तब यह सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन अर्थ के प्रत्येक अक्षांश रेखा को 50-50 डिवाइड करता है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है समर सीजन। समर सीजन में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और पूरे का पूरा उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुक जाता है। यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन
इन शहरों से गुजरने वाली अक्षांश रेखाओं को 50-50 या आधा आधा डिवाइड नहीं कर रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इन शहरों से गुजरने वाली जो भी अक्षांश रेखाएं हैं और वहाँ पर जो भी शहर स्थित हैं, उन सभी शहरों में दिन और रात की अवधि में अंतर होगा। यदि रात के हिस्से को देखा जाए तो आप देखेंगे कि चेन्नई में रातें लंबी हैं, ढाका में रातें और छोटी हो रही हैं, शंघाई में रातें और छोटी हो रही हैं और मॉस्को में रातें सबसे छोटी हो रही हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में मॉस्को में दिन सबसे लंबे होंगे, उससे छोटे दिन शंघाई में होंगे, ढाका में दिन शंघाई से छोटे होंगे और चेन्नई में दिन सबसे छोटे होंगे। लेकिन इस समय भी इक्वेटर पर स्थित प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी, क्योंकि इक्वेटर की जो अक्षांश रेखा है उसको यह सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन 50-50 आधा आधा डिवाइड करती है। इस आधार पर क्वेश्चन में दिए गए शहरों को उनकी दिन की अवधि की मात्रा के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लोबल मीन सी लेवल इज राइजिंग ड्यू टू। वैश्विक औसत समुद्र तल में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण से हो रही है? देखिए, ग्लोबल मीन सी लेवल या वैश्विक औसत समुद्र तल ओशन सरफेस या समुद्र तल की औसत ऊंचाई या एवरेज हाइट होती है। यह क्लाइमेट चेंज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। 1880 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक ग्लोबल मीन सी लेवल में 21 से लेकर 24 सेंटीमीटर तक की वृद्धि हो चुकी है। इस वृद्धि के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला है ग्लेशियर्स की आइस का पिघलना, दूसरा है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सी वाटर और तीसरा है डिक्लाइन इन लिक्विड वाटर ऑन लैंड। स्थल खंडों पर जो वाटर लेवल है उसमें कमी होना। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ओशन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ फार्मूले या इक्वेशन दी हुई हैं, वहीं लिस्ट 2 में इनके उद्देश्य दिए हुए हैं। दोनों ही लिस्ट का मिलान करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। यह चारों ही फार्मूले और इक्वेशंस फोटोग्रामेट्री से संबंधित हैं। इनको पढ़ने के लिए या इनको समझने के लिए आपको लिलीसेंड और कीफर की बुक, जिसका नाम है रिमोट सेंसिंग एंड इमेज इंटरप्रिटेशन, उस बुक को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला फार्मूला है स्मॉल h स्मॉल r अपॉन कैपिटल H। यह रिलीफ डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा फार्मूला है स्मॉल f अपॉन कैपिटल H माइनस स्मॉल h। यह फार्मूला किसी एरियल फोटोग्राफ के स्केल को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तीसरा फार्मूला है कैपिटल H माइनस स्मॉल h मल्टीप्लाई बाई dp अपॉन p प्लस dp। यह फार्मूला किसी एरियल फोटोग्राफ में किसी ऑब्जेक्ट की हाइट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और सबसे लास्ट फार्मूला है स्मॉल f अपॉन स्मॉल d। यह शटर स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यदि दोनों ही लिस्ट का मिलान किया जाए तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन एट द ग्लोबल लेवल इज अबाउट। वैश्विक स्तर पर औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितने सेंटीमीटर होती है? तो यह आपको पता है कि ग्लोबल लेवल पर औसत वार्षिक वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर के आसपास या 39 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ मास वास्टिंग बेस्ड ऑन मूवमेंट फ्रॉम स्लो टू फास्ट। वृहद क्षरण के निम्नांकित प्रक्रमों को मंद से तीव्र संचलन के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। इस क्वेश्चन में मास वास्टिंग या वृहद क्षरण के 4 प्रकार दिए हुए हैं। इनको इनकी स्पीड के आधार पर स्लो से फास्ट के क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, सॉइल क्रीप और सोलिफ्लक्शन
इन दोनों की ही स्पीड बहुत स्लो होती है, लेकिन इन दोनों में भी सबसे स्लो स्पीड होती है सॉइल क्रीप की और उससे तेज स्पीड होती है सोलिफ्लक्शन की। इसके बाद अर्थ फ्लो की स्पीड अधिक होती है और सबसे अधिक स्पीड होती है मड फ्लो की। इस प्रकार यदि इस क्वेश्चन में दिए गए चारों मास वॉस्टिंग के प्रोसेस को स्लो से फास्ट स्पीड के क्रम में रखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर क्वेश्चन नंबर 145 तक 5 क्वेश्चंस पेपर में आए हुए पैसेज या गद्यांश से संबंधित हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेज़र ह्यूमिडिटी। उस यंत्र को पहचानिए जिसका प्रयोग आर्द्रता मापन के लिए किया जाता है। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप जानते हैं कि ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 141 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ यूज्ड टू मेजर हाइट अबव मीन सी लेवल। निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट औसत समुद्र तल से ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त होता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है हेडली सेक्सटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन पैराग्राफ इलस्ट्रेट्स द प्री फील्ड प्रिपरेशन ऑफ। दिए गए गद्यांश में निम्नलिखित ज्योग्राफर्स में से किसके क्षेत्र की पूर्व तैयारी प्री फील्ड प्रिपरेशन की विवेचना की गई है? क्वेश्चन पेपर में जो गद्यांश या जो पैसेज दिया हुआ है वह हम्बोल्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडली सेक्सटेंट इज यूज्ड फॉर। हेडली षष्ठक या सेक्सटेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? हेडली सेक्सटेंट का प्रयोग नेविगेशन के लिए और समुद्र में किसी स्थान की ज्योग्राफिकल पोजीशन को लोकेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लूनेस ऑफ द स्काई इज द रिजल्ट ऑफ। आकाश का नीला होना किसका परिणाम है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 स्कैटरिंग। क्वेश्चन नंबर 146 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक टोटल 5 क्वेश्चंस पेपर में आए हुए पैसेज या गद्यांश से संबंधित हैं। क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया विद नीति आयोग दैट स्टैंड्स फॉर। भारत सरकार ने भारत के योजना आयोग को नीति आयोग से पुनर्स्थापित किया है। नीति का विस्तृत रूप है। नीति आयोग या नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द 5-year प्लान द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM वाज इनिशिएटेड। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM शुरू किया गया था? देखिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को 12 अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था और उस समय 10th 5-year प्लान चल रहा था। इस आधार पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट गोल ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट इन इंडिया। निम्नांकित में से कौन सा भारत में नियोजित विकास का सबसे पुराना लक्ष्य है? क्वेश्चन में दिए गए 4 ऑप्शंस में से भारत में प्लानिंग का सबसे पुराना लक्ष्य है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लार्ज एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट one of the objectives of planning in India around 1950s। निम्नांकित में से कौन सा 1950 के आसपास भारत में योजना का एक उद्देश्य नहीं था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंक्रीजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बाय इंट्रोडक्शन ऑफ पंचायती राज एक्ट वाया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जिसमें संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था।
वह किसकी सिफारिश पर आधारित था। देखिए, यदि क्वेश्चन में दिए गए 4 ऑप्शंस में से कोठारी आयोग को हटा दिया जाए तो बाकी की तीनों ही समितियों का संबंध पंचायती राज से रहा है। लेकिन बलवंत राय मेहता समिति ने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही थी। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बलवंत राय मेहता समिति। फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ अगले वीडियो लेक्चर में। जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस से।